सबसे पहला टॉपिक है बांग्लादेश की इलेक्शंस। ठीक, हेडिंग बना के शॉर्ट फॉर्म्स या फिर ट्रिक्स जो है उसको नोट डाउन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीपीटी आपको मिल जाती है। करंट अफेयर्स की क्लास में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मेरे तरफ से आपको यही है हमेशा कि नोट्स मत बनाओ, याद करने के तरीके बनाओ बस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी करंट अफेयर्स की कॉपी है, आपने लिखा है कि बांग्लादेश के इलेक्शन है, तो अब इसमें आपके नोट्स नहीं लिखने हैं आपको कि ये जीता वो हारी और इसकी ये पार्टी, आपको याद करने के तरीके लिखने हैं। ठीक है, और एक चीज जो आप मुझ पे एहसान कर सकते हो वो ये है कि ऑन स्पॉट आप ट्रिक्स बनाते रहो। ठीक है, ट्रिक्स बनाते रहो, और समाज का भला करने की इच्छा है तो चैट बॉक्स में भी लिखते रहो, नहीं है अपनी रैंक ज्यादा प्यारी है तो अपने पास रखो। ठीक है, जिसका दिमाग ना चल पाए, जो ब्रेन फॉग से जूझ रहा हो, उसको तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, ब्रेन फॉग बड़ी समस्या हो गई आजकल, आप लोगों ने खुद ही फील किया होगा कभी कभी, एकदम ब्रेन फेड मोमेंट्स आपकी लाइफ में जब ज्यादा आने लगे तो उनको ब्रेन फॉग बोलते हैं। कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। आरसी में थोड़ा ज्यादा होता है, इंग्लिश की क्लास में सबसे डील करेंगे उसको। ठीक है, आपने देखा होगा मैथ्स की क्लास भी चालू होने वाली, तो आर यू एक्साइटेड फॉर मैथ्स? यस सर। यू शुड बी एक्साइटेड कि अब ऐसा क्या खास कोई घूटी घूट के पिलाएगा हमको कि हमें मैथ से प्यार हो जाएगा। बस वही जादू देखना है आपको, और क्या। जादूगर सब्सक्राइब किया है तो दिखाता रहेंगे जादू। ठीक, अब आगे, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप इसके इलेक्शन के ट्रिक्स, जो भी न्यूज है उसकी ट्रिक्स वगैरह खुद बनाते रहो, प्लस मेरी वाली ट्रिक्स तो आपको नोट करनी ही करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3-4 चीज बोलते बोलते ऐसे फ्लो में ही बोल जाऊं और यहाँ लिखूं नहीं, तो वो आपकी कॉपी वहां काम आ रही है ना नोट वाली। ठीक है, अब ये इलेक्शन इतना हिस्टोरिक क्यों था? क्योंकि आपको खुद पता है कि बहुत टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट, और नेपाल जैसे यहाँ भी जो मेजर हाथ हैंड प्ले किया है वो किया है जेनजी ने इस प्रोटेस्ट में। ठीक है, एक रीसेट मूवमेंट फॉर बांग्लादेश का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। देखो, ये सब बोलने की बातें होती है, दो ही पार्टी है बांग्लादेश में खास, या तो ये जीतती है या तो वो जीतती है, कोई बहुत खास ऐतिहासिक काम किया नहीं है। अब क्योंकि वो पार्टी जीत गई है तो मार्केटिंग तो करेगी अपनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि कल को बीजेपी बहुत टाइम से पावर में थी और कांग्रेस आ जाती है एकदम से, एंड एकदम फिर मान लो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जो कि वो बनना चाह रहे थे इतने सालों। ठीक, तो भाई पीआर नहीं होगी क्या? अब हमारे देश को नया युवा नेता मिला है, ये हुआ, ये सब वही है, फालतू पीआर। ठीक, अब पीआर है, करवाई गई है तो मार्केटिंग अच्छी हुई है, पढ़नी पड़ेगी, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात वही है कि एक पॉलिटिकल रीसेट हो गया, ये सब फालतू फ्रिल्स होती हैं। जीता कौन? जीती है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। हमारे देश में बीजेपी, उनके देश में बीएनपी। ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक, एक क्लियर पार्लियामेंट्री कंट्रोल विदाउट फ्रेजाइल कोलिशन डिपेंडेंस, कोई खास कोलिशन वाली सरकार नहीं है, अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ ये जीती है। एक चीज जो इसमें नहीं मिलेगी पीपीटी में, वो आपको अपने नोट्स में लिखनी है कि बांग्लादेश ने हिस्टोरिक ऐसा क्या किया था, वो बता देता हूँ। पहली बार बांग्लादेश में 60.40% का वोटर टर्नआउट है, इतने लोगों ने वोट दिया है। मुझे एकदम न्यूज़पेपर में पढ़ी हुई कोई बात याद आ गई तो मैंने बता दिया, क्या पता कोई क्वेश्चन बन जाए, इसलिए कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ लो। क्या पता किस दिन, पता नहीं किस रूप में आके करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो वही बात, 60.40 लिख लेना, वोटर टर्नआउट है। ये इतना आज तक नहीं हुआ है बांग्लादेश में। ठीक, वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि इनको पता है कि भाई शेख हसीना थी, तो उसके बाद क्या हुआ, ये सब फालतू के, कोई उसके उसमें घुस जा रहा है घर में, कोई ऑफिस में घुस जा रहा है, फिर प्रोटेस्ट चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम जरा ढंग की सरकार चूज कर लेते हैं। ठीक, ऐसा हुआ। क्लियर? तो ये बीएनपी का झंडा है, आपको पता होगा, सिंबल है उनकी पार्टी का, और बीएनपी अब उसकी पावर में आ चुकी है, स्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने बनाने का काम चालू कर दिया। अब उसके बाद सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। बीएनपी जो है डोमिनेंट शेयर पार्लियामेंट्री सीट्स में। हमें एक और चीज याद रखनी है कि सेकंड हाईएस्ट किसको मिला, स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी ब्लॉक, बेसिकली ऑपोजिशन कौन खास बनेगा इनकी, वो है जमात ए इस्लामी। जमात ए इस्लामी इनकी सेकंड
स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी ब्लॉक बनी। अब उसके बाद जो बीएनपी है इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। पूरी कहानी सुनाऊंगा प्यार से बैठ के, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहानी सुननी पड़ेगी, ठीक है? तो पूरी कहानी सुनाऊंगा। 1978 में कौन है जिया और रहमान सब बताएंगे। बट बात यह है कि ईयर ये था एस्टेब्लिशमेंट का, फाउंडर ये था जिया और रहमान, और पार्टी की आइडियोलॉजी दो मेन चीजों पे है। पहला के एंटी सोशलिस्ट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सोशलिस्ट क्या होता है, ठीक? तो बस उसका उल्टा समझ लो, एंटी सोशलिस्ट, इनको नहीं चाहिए कार्ल मार्क्स, सिंपल। दूसरा एंटी आवामी, आवामी लीग दूसरी पार्टी का नाम है, जो आज तक इतने दिन से, आज तक नहीं मतलब बहुत बार आती जाती रहती है, लेकिन शेख हसीना वाली पार्टी है, उसका नाम है आवामी लीग, ठीक? आवामी लीग। तो इनकी आइडियोलॉजी ये है कि पहली बात तो हम एंटी सोशलिस्ट है, दूसरी बात हम एंटी आवामी है, कि हम आवामी से एकदम उल्टे, और उनके हमेशा हम किस में रहते हैं, अगेंस्ट में रहते हैं। अब उसके बाद जैसा आपको दिख रहा होगा, रहमान भाई के आजकल बहुत चर्चे हैं, यहाँ रहमान हो चाहे वहां रहमान हो। तो तारिक रहमान इनके नए प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है? जलवा तो रहमान का ही है। लंदन रिटर्न है ये, लंदन से पढ़ाई करके नहीं आए हैं, भगा दिया गया था इनको, वहां से लंदन से लौट के आए, ठीक है? तो पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड नहीं गए थे ये, इनको भगोड़ा डिक्लेयर हो गए थे कुछ साल पहले। तो लंदन से इनको उठा के वापस लाया गया है, इनको यहाँ प्लेस किया गया है। ये अरे आप कहाँ कौन सी झुग्गी में बैठे, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, चलो। तो लंदन से इनको उठाया, प्रॉपर एयरलिफ्ट करवाया है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एयरलिफ्ट करवा के इनको रातों रात उठाया लंदन से। इनकी मम्मी के जो खास लोग थे उन्होंने बुलाया कि आओ आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि पुरानी वाली कहाँ गई, उसको तो भगा दिया हमने, तो आप आ जाओ। ऐसे इनकी पॉलिटिक्स चल रही, ठीक है? तो अब उसके बाद तारिक रहमान कौन है? ये है खालिदा जिया। ये इनको दनन ना समझे, अब कॉन्जूरिंग नहीं देख रहे, ठीक? खालिदा जिया है ये। खालिदा जिया इज द वाइफ ऑफ जिया और रहमान, अगर आपको नाम याद हो अभी 2 मिनट पहले का, ठीक? जिया और रहमान कौन थे जिन्होंने पार्टी एस्टेब्लिश करी 1978 में? कौन सी पार्टी? बीएनपी, ठीक है? बीएनपी कब एस्टेब्लिश हुई है, बोलो मेरे साथ, बीएनपी कब एस्टेब्लिश? 1978। जिया और रहमान। ये अपने पति का नाम अपने सरनेम में लगाती हैं, तो इनका नाम क्या है? खालिदा जिया और रहमान। जिया बोलता है ना, जिया बोलो, इतना जिया तक रख लो, आगे पूरा मत करो, ठीक है? खालिदा जिया। अब ये क्या टाइमलाइन है वो बताता हूँ। सबसे पहले जब पहली बार बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी बनी खालिदा जिया वाली, ठीक है? खालिदा जिया पॉलिटिक्स में कब उतरी? 1991 में उतरी थी, जब पहली बार आवामी लीग हारी थी, ठीक है? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पे अटैक हो गया था, कौन थी वो? शेख हसीना, उन पे अटैक हो गया था, करवा दिया गया था, ठीक? अटैक, जिससे क्या है कि उनको पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहना पड़ गया। एंड इस चक्कर में 1991 में पहली बार पावर में वाया बीएनपी कौन आया? खालिदा जिया, ठीक? अब 1991 में ये इनका टाइम चल रहा था पूरा। उसके बाद इन्होंने बहुत करप्ट पॉलिसीज अप्लाई करी, देश में बहुत दंगे फसाद हुए, 1996 में ये हार गई। तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे एल लिख देता हूँ, ठीक है? कि विन लूज। 91 में जीती, 96 में 5 साल ऑलमोस्ट उन्होंने सरकार चलाई, फिर हार गई। फिर उसके बाद 2001 में वापस से जीत गई, ठीक? फिर बढ़िया पार्टी चली इनकी, फिर 7 साल मतलब एक और टर्म वापस से जीत के 2008 में सत्ता से बाहर हो गई। तब से बांग्लादेश में किसकी सरकार थी? अवामी लीग की, और प्राइम मिनिस्टर कौन था? शेख हसीना, ठीक है? इतनी टाइमलाइन आपको याद रहेगी। अब आप इसको अगर ईयर को और टाइमलाइन को याद रखना चाहो, हमारे देश के एक एक सिग्निफिकेंट इवेंट यहाँ पे आप प्लॉट कर सकते हो। 1990, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, तुम्हें लिखना है। 1991 के सामने लिख दो एलपीजी, सबको याद आएगा, ठीक है? एलपीजी से बड़ा कुछ नहीं हुआ 91 में, तो आप एलपीजी से याद रख सकते हो, ठीक है? बेसिकली खालिदा जिया ने सोचा कि कब तक मैं एलपीजी में रहूंगी, अब मैं जरा सामने आती हूँ पॉलिटिक्स में, कब तक चूल्हा चौका करती रहूंगी घर का, कब तक मैं एलपीजी सिलेंडर निहारती रहूंगी। तो 91 में एलपीजी आई, 91 में इन्होंने एलपीजी छोड़ा घर का, इन्होंने बोला कि सीधे अब जरा पॉलिटिक्स में कदम रखा जाए। अब 96 में क्या हुआ था हमारे देश में, किसी को याद है क्या हुआ? मैं बता देता हूँ एक अलग एनेक्डोट। 1996 में इंडिया को वर्ल्ड कप से
बंगाल वाले इलाके से ही ईडन गार्डन्स में फेंक फेंक के बाहर निकाला गया था। ठीक है, मतलब बोतलें फेंक दी, कचरा फेंक दिया। ठीक है, तो ये 1996 में हुआ था, इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा था, विनोद कांबली बैटिंग कर रहा था। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है वैसे, ईडन गार्डन का स्टेडियम था कोलकाता का, एंड लोगों ने उम्मीद हार दी। मतलब आप बिल्कुल ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि रिंकू सिंह बैटिंग कर रहा है, प्रॉपर फुल बैटर, और लोगों ने कचरा और बॉटल फेंकना चालू कर दिया कि रिंकू से तो कुछ नहीं होगा, हम तो हार चुके हैं। वो रोते हुए ग्राउंड में से बाहर गया था, आप इसको गूगल करके देख सकते हो, पूरे वीडियोस वगैरह है। मतलब इंडिया की टीम चेस कर रही थी और 1996 में श्रीलंका से हम हारने ही वाले थे बिल्कुल, लेकिन वो बैटिंग कर रहा था, लेकिन लोगों ने उसको भरोसा नहीं किया, बॉटल फेंक फेंक के मैच अबेंडन कर दिया। अबेंडन मतलब खेलने नहीं देंगे, 1996 की बात है। और मैच अबेंडन होता है तो ऑब्वियसली जिस कंट्री ने अबेंडन किया हो सामने वाली जीत जाती है। श्रीलंका को पॉइंट्स मिल गए, एनीवेज इंडिया बाहर हो गई। तो वो रोते हुए ग्राउंड से बाहर आया था कि भाई मुझे कोशिश तो कर लेने देते, तुम आउट हो जाता तब मार लेते, तब फेंक लेते, कोशिश ही नहीं करने दी तुम। तो दिस वाज अगेन कौन सा एरिया, कैपिटल कहाँ था, ये कोलकाता, बंगाल। ठीक है, तो आप वर्ल्ड कप याद रख सकते हैं, वो कहानी सुना दी थोड़ा बहुत, उससे याद रख लेना। 2001 में क्या हुआ हमारे देश में, पार्लियामेंट अटैक। ठीक है, तो खालिदा जिया अपनी पार्लियामेंट में वापस कब गई होंगी, 2001 में जीत के गई ना, डब्ल्यू लिखा हुआ। ठीक है, हमारे देश में पार्लियामेंट अटैक हुआ, इन्होंने सोचा कि भाई पड़ोसी बिजी हैं, हम यहाँ सत्ता पलट देते हैं। ऐसा सोचा नहीं ना, तो कहानी याद रखने के लिए बता रहा हूँ, पड़ोसी बिजी हैं, हम सत्ता पलट देते हैं। 2001 में पहुंच गई ऑफिस। अब क्या हुआ हमारे देश से 2008 में, क्या हुआ, 26/11 26/11 टेरर अटैक। ठीक, इनमें भी टेरर आ गया और ये आ गया, सिंपल। अब आप अगर चार ट्रिक्स, चार अलग अलग, ऐसे कोई ईयर नहीं है जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, नहीं भी होते तो भी बना देते हम कुछ ना कुछ, बट है तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये जो तारिक रहमान है, ये रहमान भाई, तो ये इनके बेटे हैं। ठीक है, किनके, आंटी के चेहरा नहीं दिख रहा बट ठीक, तो इनके बेटे हैं। सीनियर लीडर ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कौन थी, जिया उर रहमान, या जिया उर रहमान की बीवी खालिदा जिया। ठीक है, और उसके बाद इनके बेटे, ठीक, कौन है, तारिक रहमान। बेसिकली पापा ने पार्टी बनाई, मम्मी ने बीच में रूल किया बहुत साल, एंड अब बेटे के हाथ में इलेक्शन जीत के, कुछ राजीव गांधी टाइप लगा, बट ओके, ठीक है, बात समझ में आई। ये मतलब जो फैंटेसी राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की होनी चाहिए थी, वो पड़ोसी देश एंजॉय कर रहा है। ठीक, जिस चीज के सपने राहुल गांधी को आते होंगे वो ये है कि मेरे पापा भी पॉलिटिशियन, वो भी बड़ी पार्टी संभालते थे, मेरी मम्मी भी जीत सकती थी, मैं भी उनका एक युवा नेता बन सकता। हमारे पड़ोसी उसको अप्लाई करके दिखा रहे हैं, ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो अब ये तो चलो फैक्चुअल फैक्चुअल चीजें, हम कुछ इंडिया बांग्लादेश के फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर आपने अभी वीडियो में समझ ली होगी, 4000 किलोमीटर के आसपास की, तो हम 4096 लिखा हुआ है, 4096 की हम बॉर्डर शेयर करते हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट। हम किसी देश के साथ इतनी बड़ी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते, ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी इसको गलत कंसिडर करके चाइना वाइना ऑप्शन लगा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे लंबी लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं। स्टेट्स भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली आपको याद रहेगा, असम ऑब्वियसली आपको याद रहेगा, लेकिन मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये शायद आपको याद रहे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखना इंपॉर्टेंट है। तो इसको फ्लोचार्ट बना के लिख सकते हो, बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो, लेकिन ये स्टेट्स जरूर लिख लेना, ये कौन से हैं इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद इंडिया ने एक ही देश के साथ 2015 में लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट बनाया था। ठीक है, देखो हम चाइना को बॉर्डर करते हैं, ठीक, तुम्हें लग रहा है हम उनसे अग्रीमेंट पे कुछ साइन करवाएं, कुछ नहीं खास। ठीक है, हम उल्टी जमीन दे ही देते हैं उनको डर के मारे। पाकिस्तान, वो मैच नहीं जीत पा रहे, वो क्या अग्रीमेंट करें। ठीक, तीसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश आपको अभी आपने खुद ही वीडियो में देख लिया कि बांग्लादेश इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब ये वैसा वाला बच्चा है कि जिसको मारने का मन तो होता है लेकिन गाल खींच के रखना पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान वैसा उद्दंड बच्चा है कि वो नीचे चप्पल के नीचे पड़ा हुआ तो भी घमंड में रहेगा। ठीक, बांग्लादेश कैसा है, बांग्लादेश हमारे और बांग्लादेश के संबंध ऐसे हैं कि अब जैसे इनकी सरकार आ गई, किसकी, बीएनपी वाली,
जब जब बीएनपी की सरकार बांग्लादेश में रही है, हमारे रिलेशंस कुछ खास रहे नहीं है उनके साथ, क्योंकि हमारी दोस्त तो हसीना थी, ठीक, हमेशा से इंडिया की। अब वो कांग्रेस की दोस्त हो चाहे वो बीजेपी की दोस्त हो, वो इंडिया की दोस्त थी, ठीक है। वॉइस लाइक सबको हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा। नहीं एक बार लॉग आउट करके देख लो अगर कुछ है तो, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि कांग्रेस की सरकार हो हमारे देश में, चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोस्त सबकी कौन थी? शेख हसीना और आवामी लीग, ठीक। हमारी इनसे ज्यादा अच्छी सेटिंग थी। अब ये जो है, ये खुद ही स्टेबल नहीं है, प्लस आपको इनकी आइडियोलॉजी पता है। हमारा देश भी कहीं ना कहीं सोशलिस्ट तो है, थोड़ा बहुत, है ना, हम मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, सोशलिस्ट तो हम भी हैं कहीं ना कहीं। और ये कोर क्या बोल रहे हैं कि हम क्या है? पूरे एंटी सोशलिस्ट, ठीक। तो आप एक पेज पे आ ही नहीं पाओगे कभी। आप सरकार के बेनिफिट के लिए कोई पॉलिसी निकाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, इनकी तरफ से हमेशा आपको क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस, कि ये सब तो फालतू चीज होती है, ये सब तो हमारे देश में होना भी नहीं चाहिए और आपके देश में भी नहीं होना चाहिए, ठीक। अभी तो हम उस एंगल पे गए ही नहीं है कि हिंदू देख देख के छाट छाट के मारे जा रहे हैं, अभी तो हम वहां गए ही नहीं। एंड दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस इफ वी आर स्टडीइंग क्लैट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पेपर नहीं बना के देगा हिंदू मुस्लिम पे कोई क्वेश्चन। अभी बता दूं आपको, किसी भी खास इंडिया के, मान लो बीजेपी कांग्रेस में लड़ाई हो गई, कोई नेता ने किसी को कुछ बोल दिया, किसी ने डिफेम, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी लिख लो, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। इंडियन इंटरनल पॉलिटिकल बैटल्स कि तेजू भैया अलग हो गए, कि तेज प्रताप अंदर हो गए, कि ये हो गया, कि वो हो गया, कि इस पे कुछ नहीं आने वाला कभी क्वेश्चन, ठीक है। कि एयरपोर्ट पे मिले थे, इन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया और समधीश को स्माइल देके चले, ये कुछ नहीं आना कभी, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज कि मंदिर टूट गया, कि मस्जिद बन गई, कि मंदिर बन गया, कि मस्जिद टूट गई, कुछ कभी नहीं आना, कभी भी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। रिलीजियस एंगल कभी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कवर नहीं होता, बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन कि उसमें कंट्रोवर्सीज होती हैं। आपको इस पेपर मेकिंग बॉडी को उधेड़ने में मात्र 2 सेकंड लगेगा, एक पोस्ट चाहिए सोशल मीडिया पे, ठीक है। बहुत आप नहीं देखी होंगी कि इस एग्जाम ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, इन शॉर्ट्स अगर आपने इंस्टॉल किया हो तो उसमें न्यूज आती रहती है कभी, ठीक है। रिलीजन पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, पॉलिटिक्स पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरी पर्सनल एडवाइस, इन पे आप भी चुप रहें तो ज्यादा ठीक, ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। इंसानों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, मनुष्य के साथ अगर रहना है, जानवरों के साथ नहीं रहना दिन भर, तो इन 2 मुद्दों पे चुप ही रहो। तुम होगे हार्डकोर बीजेपी फैन, हार्डकोर कांग्रेस फैन, अपने अंदर रखो, ठीक। और ऐसा भी नहीं बोलना है कि ए पॉलिटिकल हूं मैं, कि मुझे कोई भी नहीं पसंद, ठीक। कुछ एक तो आप चूज करो, वोट करो, लेकिन अंधी भक्ति मत करो किसी, ठीक है। सिंपल बात। सेम आपके रिलीजन के लिए भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमको क्या राइट मिलती है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड प्रोफेस, है ना, 3 चीज मिलती है। भाई प्रोपोगेट करने की जिम्मेदारी तुम्हें क्यों लेनी? कहीं के मौलवी हो तुम, कहीं के बहुत संत हो बहुत बड़े, चुपचाप मिडिल क्लास फैमिली में हुए हो पैदा, अपने धर्म को मान के रहो खुश, ठीक। हम तो यहाँ ये करवा देंगे, वहां वो, आप लॉ कर रहे हो भाई, गलत जगह आ गए, नहीं तो ये सब इतने रेडिकल रहना था, ठीक है। बात समझ में आई? लॉ आपको सबसे पहली चीज यही दिखाता है, ऑडियल्ट्रम पार्टम, अगर हम अच्छे हैं तो उधर भी अच्छाई ढूंढनी पड़ेगी, अगर वो बुरे हैं तो हम भी कोई खास बुरे नहीं। सिंपल बात ऐसी आ जाती है। क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, यही पे टेस्ट हो जाती है आपकी। बात समझ में आई? 2 कौन से मुद्दे हैं जिन पे आपको मुंह बंद रखना है हमेशा, जब ज्ञान ना हो आपके, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो मेरे पास कोई 4 फैक्ट्स होने चाहिए। अगर मैं बोलूं बीजेपी खराब काम कर रही है, मेरे पास 4 फैक्ट्स होने चाहिए, तब बोलूंगा। अगर फैक्ट्स हैं तो बोलो, बिल्कुल कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो नहीं है कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, अब हम कहते हैं तू क्या है बे, ऐसे छपरी में जैसे ना बनो, ठीक है। तो बात समझ में आई? कौन से 2 मुद्दों पर चुप रहना है? पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। आपने मुझे भी कहीं बहुत खास इनमें उलझते हुए नहीं देखा होगा। आप जो लोग मुझसे बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत नोटिस किया हो, मैं कुछ कोई भी व्यू नहीं रखता सामने खास। मैंने खुद अपने आप को ट्रेन किया कि चुप रहे बेटा, यहाँ सब है, ठीक। तो बात हुई, क्लियर? आगे चले, इतना समझ में आया? क्या बात कर रहे थे? पहले हम लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर का जो अंक है ना, ओटीपी जैसा 4096, इसको याद रखना, लिख लो अच्छा खासा बड़ा बड़ा, क्योंकि क्लैट आजकल थोड़ा सा डैश हो गया है, अब आप कुछ भी लगा सकते हैं। पहले वो क्या करता था अपने, हाँ, जो सी बी ए बी जो भी आपको रखना हो, ABCD गाली, थोड़ा सा क्लैट
कंसोर्शियम डैश हो गया है। पहले वो क्या करता था कि पहले वो ऑप्शंस बनाता था, थोड़ा दूर दूर के बनाता था, अब वो बहुत पास पास के बनाना है। हमें है ना चीजें फिर थोड़ी सी रैंडम सी नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट सी हमको याद रखनी पड़ी। ठीक है, तो याद रखने का सही तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको याद ही नहीं हो रहा कि इंडिया की लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, ये तो पता है मुझे, लेकिन 4096 मुझे याद नहीं हो रहा। आपने कुत्ते बिल्ली का नाम रख दो 4096, तुम्हारा नाम आज से 4096 एक हफ्ते तक, जब तक मुझे याद नहीं हो जाता। ठीक, तुम भिंडी का नाम रख दो, मम्मी मुझे रोटी के साथ 4096 चाहिए, मम्मी को कोड बता दो कि जब मैं इन चीजों का नाम लूं, इन चीजों का आपको ये परोस के लाना है मेरी थाली में। ठीक है, 2046 का मतलब है दाल चूड़ा ला के दो, 1026 का मतलब है घी डाल दो मेरी रोटी में। ऐसा आप कुछ भी बना सकते हैं घर में, कोड याद करने से मतलब। ठीक है, क्लियर? तो रोजमर्रा की चीजों में डालना पड़ेगा। बंदी का नाम रख दो 4096। अरे मेरी 4096 का फोन आ रहा है, मेरी लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है वो। तो जो भी आपको रखना हो आप उस हिसाब से याद कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव, हमारा मेन जो था बांग्लादेश का ओरिजिन, वो हमें पता है कि 1971 में हमने आग लगाई थी बड़ी। ठीक है, हमने लिबरेट किया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से, इंदिरा गांधी ने खूब बढ़िया चिंगारी मारी और हम वहां लड़ रहे थे। हमने बोला कि लड़ाई इस तरफ हो रही है तो उस तरफ कुछ तूफानी किया जाए, तो आज कुछ तूफानी करते हैं सोचा इंदिरा गांधी ने, बांग्लादेश अलग करवा दिया पूरा, लो ईस्ट पाकिस्तान की ऐसी तैसी। ठीक, तो वो भी कहानी मैं बताऊंगा ढंग से। अभी क्या हुआ था, लिबरेशन वॉर हुई थी बेसिकली इंटरनल, मतलब बांग्लादेश के अंदर हुई थी, हमने कुछ नहीं किया, ऑफिशियली हमने कुछ नहीं किया, उन्हीं ने किया। बात समझ में आई? 1971 में हम तो भाई उधर लड़ रहे थे, बॉर्डर टू मूवी आपने देख ली होगी, हम तो वहां लड़ रहे थे, इधर तो हम कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक, बट हम फिजिकली वहां लड़ रहे थे, मेंटली यहाँ लड़ रहे थे। हमारा मेन एम था कि चिंगारी पड़वाना। सबसे पहली चीज, वॉर ही इसलिए हुई थी लिबरेशन के चक्कर में, चिंगारी हमने यहाँ मारी। अब धुआं जैसे जैसे ईस्ट पाकिस्तान से निकलने लगा तो पाकिस्तान ने सोचा कि भाई ये कमजोर किस तरफ से है। ऑब्वियसली हम लैंड बॉर्डर्स पे तो कमजोर हो नहीं सकते, मतलब वेस्ट बंगाल वाली साइड, क्योंकि वो प्रॉपर प्लेन एरिया है। आओ भाई सियाचिन से घुसे आओ, फिर कश्मीर की सारी घाटियों से घुसे आओ, कभी ऊपर नीचे का एडवांटेज मिल ही जाता है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो फैक्ट्स तो मैं बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, पीओके वाला एरिया, उनके पास जनरली हाई इलाके है, मतलब ऊपर इलाके नहीं, एरियाज। ठीक, उनके पास जनरली हाई एरियाज हैं, मतलब कि थोड़े ऊपर ऊपर वाली पोस्ट है उनके पास। पोस्ट पता होगी आप क्या होती? चेक पोस्ट, आर्मी वाली। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो वहां से चढ़ जाते हैं ऊपर। ठीक, जैसे मान लो पाकिस्तान यहाँ बैठा हुआ, ये एक माउंटेन है बहुत बड़ा, दिख रहा है ना ये माउंटेन, बहुत बड़ा है वो। ठीक, तो अब मान लो ये छोटा माउंटेन है, इंडिया की पोस्ट यहाँ पे, पीओके यहाँ से डिवाइडेड है। तो जनरली क्या है कि ये ऊपर से यहाँ पर, जैसे आपने अभी देखा होगा जब वो पिछले साल वॉर चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो उनका रिटेलिएशन था, पुंछ जो है हमारा इंडिया में, तो पुंछ पे बहुत अटैक हुए थे उनके रिटेलिएशन में, क्योंकि सिंपल रीजन, पुंछ नीचे है और उसके आसपास जितने माउंटेन थे वो सारे के सारे पीओके में, और पीओके से ऊपर से फायरिंग हो रही है नीचे। अब तुम नीचे से जब तक एम लोगे, वो 4 घायल कर चुके हैं तुम्हारे ऊपर से, क्योंकि उनको तुम बहुत दिख रहे हो ऊपर से नीचे। ठीक है, बात समझ में आई? तो पीओके में थोड़ा ऐसा है कि जो थोड़ी ऊंची ऊंची है। अब अपना काराकोरम कहाँ है भाई? वही है। ठीक, हमारा कितना बड़ा एक माउंटेन जो अब हमारे पास नहीं है, पीओके में बैठा हुआ है, या चाइना के वो उस वाले रीजन में बैठा हुआ। ठीक, आप इसी से समझ जाओ ना, जिस रेंज में कराकोरम है, K2 है, वो कितनी बड़ी रेंज होगी, सारी उसके पास है। ऊपर से फायरिंग करते हैं, हम नीचे से बचने में ही रह जाते हैं। उस टाइम हम डिफेंड कर लेते हैं बहुत अच्छे से, वो अच्छी बात है, बट एडवांटेज इसलिए उनके पास हो जाता है, इसलिए वो सर पे चढ़ के आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक, बात समझ में आई? थोड़ी ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी तो रखनी पड़ेगी भाई, कॉलेज में जाके डिबेट क्या बोला करो, आई ओनली बिलीव इन जस्टिफाई बिकॉज गेम चेंजर इज ओनली वन गाय, इज द जस्टिन बुमराह। तुम्हें भी बोलना भाई, तुम भी तो हो। ठीक है, या फिर वो सरफराज खान वाला, यस यस माय आंसर इज आल्सो द सेम, ये भी नहीं बोल सकते आप अपने डिबेट में। ठीक है भैया, बोलो। सॉरी पर वो लैंड बाउंड्रीज एग्रीमेंट जो था ना, उसके बाद आपने जो बीच में मेरा लैग हुआ था, उसके बाद फिर से रिपीट कर देंगे। कुछ नहीं, हम तो वॉर बता रहे थे, ज्यादा कुछ अभी बताया नहीं, वॉर फिर से बताऊंगा मैं पूरी अभी आज।
ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो कहानी चल रही थी, अब मैं पीओ के समझा रहा था। ठीक, नथिंग मेजर टू बी मिस्ड। आगे चलते हैं। अब रिवर शेयरिंग अग्रीमेंट, हमने जो एक इंडस वाटर ट्रीटी करी थी पाकिस्तान के साथ, वो हमने वेस्ट पाकिस्तान मतलब मेन पाकिस्तान के साथ करी। ईस्ट पाकिस्तान के साथ हमने मतलब बेसिकली बांग्लादेश के साथ क्या करी, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी। यहाँ पर गंगा है, वहां पर इंडस है। ये याद रखना है आपको कि हमारी एक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, मेजर। क्या ये बिगेस्ट बोलूंगा मैं इसको, क्या इसको मैं एक्सट्रीम सुपरलेटिव डिग्री दे दूंगा, नहीं। गंगा वाटर ट्रीटी हमारी एक मेजर वाटर ट्रीटी है। हमारी बिगेस्ट वाटर शेयरिंग ट्रीटी किसके साथ है, किसके साथ है भाई, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ही होगा। चाइना के साथ नहीं है। चाइना, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश। थोड़ा लॉजिक लगाओ, तुम्हें लग गया तो समझ जाओ। तो ब्रह्मपुत्र में पानी कम तो नहीं है। अब ऐसे तुम अगर बहुत ही कॉमन सेंस यूज करोगे तुम्हें आंसर समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान के साथ बड़ी ट्रीटी हो सकती है, चाइना के साथ बड़ी ट्रीटी हो सकती है। मेरी गैस लाइटिंग में मत जाना, मैं बहुत मेरे हिसाब से चाइना। इंडस वाटर ट्रीटी ही बड़ी थी, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, मुझे इंडस आंसर वाटर चाहिए। ट्रीटी पक्का। ठीक है, और कोई, टैंक रिवर ट्रीटी, कुछ ऐसा भाई सिंपल बताओ मुझे, इंडस रिवर कहां से निकलती है, इंडिया में, पाकिस्तान से निकल रही है क्या, इंडिया से ही निकल रही है। तो पानी देने वाली कंट्री कौन सी हुई, इंडिया। इंडिया। ब्रह्मपुत्र कहां से निकल रही है, चाइना से। चाइना से। पानी देने वाली कंट्री कौन सी हुई, चाइना। 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 अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि हमारा बड़ा एग्रीमेंट क्या होगा, तो हम देने वाले सबसे ज्यादा किसके हैं, हम इंडस वाटर के हैं। बात समझ में आई थोड़ी, आपको ओरिजिन याद रखना। आप किसी से पानी ले रहे हो तो इट इज नॉट योर बिगेस्ट अचीवमेंट कि हाँ बहुत बढ़िया बात है कि आपने वो ग्रेट बेंड में से ब्रह्मपुत्र अपने देश में नॉर्थ ईस्ट में घुसा ली, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कर ली आपने, ठीक है। लेकिन आपने किसी देश पे एहसान किया है कि उसकी पूरी इरिगेशन आपने मैप कर डाली, पूरा पाकिस्तान फर्टाइल आपने बनाया इंडस वाटर का पानी छोड़ के। दिस इज द बिगेस्ट वाटर ट्रीटी। तो आप लिख सकते हो, नहीं पता हो तो ठीक है। समझ में आ रही है ना क्या समझा रहा हूँ, क्या लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा, किसी के जा रहा हो काट लेना आ जा रहा तुम सर। बाकी हमारा GKIRP तो है यार, अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन खोलूंगा 50 रुपए में। इसको करंट अफेयर्स भी समझ में ना आए, वो रेड पॉइजन का प्राइम कर दो, एक दिन में डिलीवरी भी हो जाएगी। नेक्स्ट डे डिलीवरी हमने ऑफर की है 50 रुपए में, एक्स्ट्रा लगेंगे थोड़े से, ठीक है। और रैपिड एक्शन होता है, मतलब खाने के कुछ सेकंड बाद ही आपको अच्छा लगने लगेगा, बहुत लाइट लाइट सा, कि शरीर में से कुछ निकल के ऊपर चला गया, ऐसा वाला, ठीक है। उसको आत्मा आप बोल लेना, ठीक है। अब उसके बाद तीस्ता वाटर शेयरिंग रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, हमारी एक कंट्रोवर्शियल ट्रीटी भी है, ट्रीटी नहीं कहेंगे उसको, अनरिजॉल्व्ड ही बोलेंगे, जिसमें कंट्रोवर्शियल शेयरिंग, मुद्दा ही बोल लो, टॉपिक बोल लो, अग्रीमेंट तो बना ही नहीं, अग्रीमेंट बन चुका होता तो कंट्रोवर्शियल थोड़ी होता, ठीक है। तीस्ता वाटर जो है वो बहुत मेजर पार्ट तीस्ता नदी का कहां पर है, बांग्लादेश के अंदर है, हमारे पास ज्यादा नहीं है, हमारे पास तो आसाम में थोड़ी बहुत, ठीक है। लेकिन ओरिजिनेट कहां से हुई है, वो ट्रिब्यूटरी किसकी बन के निकली है, वो ब्रह्मपुत्र की बन के निकली है। तो अगेन पानी किसने दिया, बांग्लादेश को, हम नहीं दिया तीस्ता का पानी, ठीक है। लास्ट ईयर अगर आप जो लोग ने पढ़ा होगा मुझसे, मैंने तीस्ता का पूरा मैप वगैरह दिखा के सब समझाया था आपको, ठीक है, कि उसके लेफ्ट में कुछ नदियां हैं, राइट में कुछ नदियां हैं। अभी फिलहाल तीस्ता पे ध्यान दो। तीस्ता जो है अगेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया, दो रिवरों में आप कंफ्यूज मत होना। सैंगपो अगर लिखा आता है वो ब्रह्मपुत्र का चाइनीज नेम है, वो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती, ठीक। एक और चीज अगर लिखना चाहो कि इंडिया में ब्रह्मपुत्र कौन सी जगह से आती है, तो वो अरुणाचल से एंटर होती है, और जो एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल लैंडमार्क एरिया है उसको द ग्रेट बेंड बोलते हैं। बताता हूँ थोड़ा, मान लो ये हमारा देश है, ऐसा नॉर्थ ईस्ट है,
ठीक है, अभी ड्राइंग पे ध्यान नहीं देंगे, अभी मुद्दे पे ध्यान देंगे। दिख रहा है ना क्या बना है? ठीक, यहाँ कहीं से तिब्बत में चालू हो रही है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, वो जाते 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 ऐसी बह रही है और एकदम से ऐसी बेंड होके इंडिया में आ गई और ऐसा बेसिन बना गया, ठीक है। तो कुछ ज्योग्राफी वहां की ऐसी है कि पहाड़ ऊपर नीचे होंगे, भाई पानी का रुख मोड़ दिया उन्होंने, सीधी सीधी जा रही थी नदी, एकदम से मुड़ के इंडिया में घुस गई। उसी को द ग्रेट बेंड बोला जाता है, वो इलाका है जो इधर अरुणाचल प्रदेश के पास में, एकदम टॉप में कोने में। आप गूगल मैप खोल के देख लेना, सब दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर? आई बात समझ? एक और चीज कि कभी भी ऐसे ज्योग्राफी वगैरह देखा करो ना, तो गूगल इमेजेस में मत देखा करो, गूगल मैप पे देखा करो, क्योंकि आपको उसके बिल्कुल रियल लाइफ अपडेटेड पिक्चर दिखती है, आसपास के शहर गांव सब दिख जाते हैं। और जब आप उसको सैटेलाइट वाले मोड पे करोगे, मुझे तो बहुत मजा आता है सैटेलाइट वाला, बहुत चीज घूम आता हूँ मैं, आगे ना आप पहले ही बता चुका हूँ, कैलिफोर्निया में था मैं कुछ दिन पहले। तो वही आप जाओगे तो वो सारी चीजें आपको वहां पर अच्छे से दिख सकती हैं, माउंटेन वगैरह सब। अब ट्रांजिट रूट्स, रिड्यूस डिस्टेंस, लॉजिक, हाँ ठीक है, इंडिया के ट्रांजिट रूट की बात हो रही है। अब हिस्ट्री पे चल लेते हैं, जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा था। अब जरा 2 मिनट के लिए अपनी कलम रखेंगे और इधर कदम रखेंगे, सुनो। डू आई हैव योर अटेंशन? ओके। तो हमें पता है कि पार्टीशन के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो गए थे। एक था मेन पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान कह लो, एक हमारा देश था, दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान। अब ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन था बाय वेस्ट पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश को जैसे बलूचिस्तान को ट्रीट करता है ना वाजिस्तान को, ऐसा वो बांग्लादेश को ट्रीट करता था। इनको फंड्स नहीं देना, इधर पार्टी ऐसे वैसे लोगों को टिकट दे देना, कुछ करना, ठीक है। प्लस यहाँ की हर किसी को पता है मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या थी, हिंदू थे, मुस्लिम थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बंगाली थे, ठीक, बंगाली बोलने वाले लोग थे। और वहां सारे क्या है, पंजाब सिंध वाले, बलोच, मतलब ये 3 नाम लिए मैंने अलग अलग, ठीक है। पंजाब वाले पंजाबी बोलने वाले, सिंध वाले सिंधी थे, ठीक, और जो बलोच थे वो तो अलग थे। तो इनकी डेमोग्राफिक बिल्कुल ही उल्टी है। अब भाई पंजाबी और बंगाली कहाँ मिलके कुछ एक सेटिंग बिठा पाते, कुछ नहीं, ठीक है। आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर थोड़ी चल रहा है, 2 स्टेट्स, ये 2 नेशंस है, ठीक है। अब बात आई, अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्लैट को डीप क्वेश्चन बनाना होगा अगला पॉइंट उठा के पूछ लेगा। दैट इज 1952 में क्या हुआ, एक लैंग्वेज मूवमेंट हुआ था। लैंग्वेज मूवमेंट कराने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था शेख मुजीबुर रहमान का, ठीक। शेख मुजीबुर रहमान इज नोन एज द फादर ऑफ बांग्लादेश, लिख सकते हैं, आपको नहीं पता था तो, ठीक है, नीचे नाम लिखा हुआ, शेख मुजीबुर रहमान मेजर लीडर इस मूवमेंट के थ्रू आए। अब इनका क्या था कि आप रिकॉग्नाइज करो कि बंगाली भी एक लैंग्वेज है भाई, पाकिस्तान बन गया, उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं करा। बांग्लादेश में हर चीज या तो उर्दू में जा रही है या तो पंजाबी में लिखी जा रही है, वो उनके लोग ही नहीं पढ़ पा रहे। खैर, या तो हमारी लिटरेसी सुधारो, तो तुम खुद की नहीं सुधार पा रहे, हमारी क्या सुधारो, या तो बंगाली में करो भाई, हमें या तो पंजाबी सिखाओ या तो बंगाली में करो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि इन्होंने एक मूवमेंट चला दिया, लैंग्वेज मूवमेंट। सेम इंडिया में भी हुआ था, हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट जिस मूवमेंट से आया, हमने आंध्र प्रदेश में किया था, ठीक है। तो हमने किस लैंग्वेज के लिए किया था वैसे? आंध्र प्रदेश कैसे बना था? तेलुगु के लिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो था वो अलग किससे हुआ था? सर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। अच्छा, वो तो बाद में, मतलब तेलुगु के बेसिस पे जो आंध्र प्रदेश अलग हुआ वो पहले से ही कोई देश था और रैंडमली एक स्टेट बन गया हमारे देश का, है ना। आंध्र प्रदेश वाज अ पार्ट ऑफ मद्रास, मद्रास वाज द एंटायर स्टेट, ठीक है। जो आपको आज की तारीख में आंध्र प्रदेश अलग दिख रहा है, तेलंगाना अलग दिख रहा है और तमिलनाडु अलग दिख रहा है। जब ये मूवमेंट हुआ था पूरा हमारा 1951 था, 51 या 54 दोनों में से कुछ ऐसा, ठीक है। पहली अमेंडमेंट जब आई थी 51 ही है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। जब ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला स्टेट फॉर्म हुआ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला फॉर्म होने वाला स्टेट बना आंध्र प्रदेश, ठीक। तो आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश मद्रास से कट के अलग हुआ, मद्रास का नाम फिर हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का नाम हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक। अब आंध्र प्रदेश में भी ये था
कि कुछ लोग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, कुछ लोग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है, 52 होगा, देख लेना उसको, फैक्ट चेक कर लेना। ठीक है, तो बात वही है, पोट्टी श्री रामुलु नाम का आदमी था जो आमर अनशन पे बैठ गया था। उसकी भी कहानी बड़ी कैरेक्टर वाली है। जवाहरलाल नेहरू को धमकी दे रहे हैं कि हमारा आंध्र प्रदेश बनवा लो वरना हम आमर अनशन पे बैठे हुए हैं, खाना नहीं खाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने बोला मत खाओ, मर गए। लोग पागल हो गए, कह रहे भाई तूने खाना ही नहीं खाने दिया उसको, वो तो मर गया। जब वो मर गया तो लोग पागल हो गए, अरे भाई तुमने श्री रामुलु को मार डाला। फिर जवाहरलाल नेहरू की थोड़ी अकल आई कि जो मांग रहे हैं दे दो भाई, ठीक है बना लो आंध्र प्रदेश। ऐसे टुकड़े हो गए मद्रास के। ठीक है, तो ये थोड़ी कहानी है। अब बहुत बड़ा एक्टिविस्ट था वो, ऑब्वियसली जो मर गया अपने स्टेट के लिए, लैंग्वेज के लिए, तो भगवान जैसे माना जाएगा। ठीक है, तो अनुष्का तुम कुछ बोलना चाह रही हो? भैया फादर ऑफ क्या था? बांग्लादेश। थैंक यू। ठीक है, तो आगे बात समझ में आ रही है कि आंध्र प्रदेश का क्या कैसा सा सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा ही लिंग्विस्टिक वाला मूवमेंट कब हुआ? 1952 में। कहां पर? बांग्लादेश में। जो कि किसने पूरा स्टेट करवाया? वो करवाया शेख मुजीबुर रहमान, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ अवामी लीग, जो हम पढ़ रहे। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान फाउंडर थे अवामी लीग के। अब उसके बाद क्या हुआ? 1971 में इनको बना दिया गया इलेक्ट करके प्रधानमंत्री। हमारा नेता कैसा हो? रहमान भाई जैसा हो, वेरी सिंपल। ठीक है, अब बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, जिसने इतना बड़ा मूवमेंट ट्रिगर करवा दिया, जिसने 1971 की वॉर करवा दी, जिसने इतना पार्टीशन करवा दिया तुम्हारा पाकिस्तान के साथ, तुम उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाओगे? ऑब्वियस सी बात है, उसी को जीतना था। ठीक है, अब इंडिया सपोर्टेड बंगाली फोर्सेस मिलिट्री, जो कि किसकी थी? ऑब्वियसली तो हमने, मतलब इंदिरा गांधी ने किसको सपोर्ट किया? बंगाली मिलिट्री फोर्सेस, जो कि किसने बनाई थी? भैया लाइक कर रहा हूँ। सब क्लियर कर? नहीं भैया, हाँ नहीं भैया ठीक है। हाँ भैया, अब मैं बोलूं? ठीक है। तो शेख मुजीबुर रहमान ने क्या बनाया? उन्होंने बनाया ये बंगाली फोर्सेस मिलिट्री, पूरी मिलिट्री फोर्स बना दी अपने बंगाली लोगों को मिला के। ठीक, इंदिरा गांधी ने किसको सपोर्ट कर दिया? पूरा का पूरा पार्टीशन करवाने के लिए इन्हीं को, क्योंकि भाई हमारा मकसद तो ये था ना कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे बिल्कुल, तो हमें टुकड़े करवाने के लिए किसको सपोर्ट करना था? हमको इसको सपोर्ट करना था, हमने कर दिया सपोर्ट। ठीक, ये चीज यहां तक सबको क्लियर है? बात समझ में आई? तभी आप ये फैक्ट आज पढ़ रहे हैं कि हमारी दोस्ती किससे थी? अवामी लीग से थी। क्यों थी? अवामी लीग ही हमने बनवाई, सिंपल। ठीक, बात समझ में आई? जो पार्टी, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि स्तुति एक लड़की है, अनुष्का एक लड़की है, और आशुतोष है, नहीं तीनों लड़के लेते कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो स्तुति है, अनुष्का है और कृतिका है, ये तीन लड़कियां हैं। ठीक है, मान लो कि अनुष्का की दोस्त है स्तुति। ठीक है, अनुष्का यहां पर क्या हो गई? इंडिया। स्तुति कौन हो गया? अवामी लीग। ठीक, और कृतिका जो है वो है जियाउर रहमान वाली पार्टी। ठीक, जो स्तुति से बहुत ज्यादा चिढ़ती है कि बिल्कुल सामने मिली और मार डाला। ठीक है, तो क्या अनुष्का से जब कृतिका मिलेगी तो उसको अच्छा लगेगा? इतनी कंफर्टेबल रहेगी वो जब उसको पता है कि मेरी सगी अच्छी बेस्ट फ्रेंड से तो ये नफरत करती है? आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो है। अब आप जरा फ्लो चार्ट से समझेंगे कि इंडिया ने पूरा सपोर्ट किया अवामी लीग को, एल लिख दिया मैंने। ठीक है, हमने अवामी लीग को सपोर्ट करा। हमने 1971 में क्या बनवा दिया? पूरा बांग्लादेश ही बनवा दिया हमने, अवामी लीग बनवा दी। क्लियर है इतना ढंग से? सबको समझ में आ रहा है? उसके कौन थे लीडर? कौन था उसका प्राइम मिनिस्टर? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इतना हम सबको क्लियर है भाई, इसके बाद नहीं है तो ठीक। इनके एकदम एंटी कौन है? इनके एंटी है कौन सी पार्टी? बीएनपी। तो क्या इंडिया को बीएनपी अच्छी लगेगी किसी भी तरीके से? क्या हमारी कुछ सेटिंग जम पाएगी? बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली मुंह पे वेरी नाइस टू सी यू, गुड मॉर्निंग, ऐसे तो करेंगे ही, बट हमें भी पता है अंदर कि हम कितना फेक बन रहे हैं बीएनपी के सामने। ठीक है, बात समझ में आई? ये वो मेन रीजन है। बात समझ में आई कि हमारी जो बीएनपी से इतनी अच्छी क्यों नहीं बनती? अब मोदी जी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे कोई भी हो,
हम तो एज नेशन कंसिडर कर रहे हैं ना कि भाई हमने तो सपोर्ट आवामी को किया था। बीजेपी कांग्रेस का तो एंगल ही नहीं आ रहा, इंडिया का एंगल आ रहा है। हमने सपोर्ट आवामी को किया, पार्टी में कोई और है, ठीक है, पावर में। अब बात समझ में आई। पाकिस्तान ने दिसंबर के एंड में सरेंडर कर दिया था, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो है ये है शेख मुजीबुर रहमान जिनकी बात चल रही। ये इन्होंने बढ़िया सरकार चलाई 1971, 72, 73, 74, 75 में एक दिन क्या हुआ, 15 अगस्त का दिन था, ठीक। 15 अगस्त के दिन हम क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे, ठीक। ये पड़ोसियों को भी पता है कि भाई इनका तो प्रोग्राम चल रहा होगा, ये तो बिजी है, ठीक है, इधर धमाका कर दिया जाए मस्त। तो मिलिट्री कूप, मिलिट्री कूप क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस भेज दो और एक मकसद के साथ भेजो, ठीक है। ये किसने फ्यूल करवाया, जिया और रहमान ने, ठीक, जो कि बाद में कौन सी पार्टी बनाता है कुछ साल बाद, बीएनपी, ठीक है। इंसान जिंदा तो था ना तब, एकदम से पैदा तो नहीं हो गया 1978, था तो पावर में, मतलब अच्छी खासी पकड़ तो थी, पूरा कट्टर दुश्मन। अब क्या 1975 के 15 अगस्त को बीएनपी एग्जिस्ट करती है, नहीं, अभी तो पार्टी नहीं बनी, अभी तो चालबाजी चल रही। बात समझ में आ रही ना भाई, थोड़ी बहुत गॉसिप जो दे रहा हूँ बांग्लादेश के अंदर की, हाँ हिस्ट्री है भाई, हिस्ट्री में तो गॉसिप ही होती है और क्या होता है, ठीक। तो 15 अगस्त आ गया है, 1975 का ईयर है। हम किस में बिजी हैं, हम अपने इंडिपेंडेंस डे की सुबह सुबह तैयारी में बिजी हैं कि हम यहाँ पे ये करेंगे, हम लाल किले से झंडा फहराएंगे और वहां पे भाषण होगा प्राइम मिनिस्टर का, ये सब चल रहा है। बेसिकली ये लोग ये चाहते थे, बांग्लादेश के मिलिट्री वाले, मतलब मिलिट्री तो थी तो इसी की मिलिट्री, लेकिन काम किसी और के लिए कर रही। बात ये मिलिट्री को ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उनके पास सारे जितने जरूरी हैं वो हथियार होते हैं, आपको अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता, ठीक है। मैंने मान लो अपनी डिफेंस के लिए एक बॉडीगार्ड की टीम बनाई, वो उसमें से 4 बॉडीगार्ड्स बिक गए, किसी और ने उनको अच्छा पैसा देके मेरे खिलाफ कुछ भड़का दिया। इंदिरा गांधी के साथ भी तो यही हुआ था, ठीक। तो बात वही है ना कि काम तो मेरे लिए कर रहे थे, इनसे कौन गार्ड करेगा मुझे, इन्हीं ने मार दिया, ठीक। तो बात वही है। तो इनकी मिलिट्री सुबह सुबह, अब आपको क्या करना है एज मिलिट्री, आपको इंश्योर करना है कि पड़ोसी देश जो इनका सबसे ज्यादा हिमायती बनता है, जो सबसे ज्यादा इनको सपोर्ट करता है, उसकी कौन इंसान है वहां पे पड़ोस में जो इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा बिजी किस दिन होंगी, 15 अगस्त को, क्योंकि उनको स्पीच देनी, ठीक, उनको लाल किला जाना है। अब इंदिरा गांधी सो के उठी भी नहीं है, ये सुबह 5 AM पहुंच गए धानमंडी करके, इनका एक जो रेसिडेंस है, वो आगे मैंने सब लिखा हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। तो धानमंडी करके मेन जो प्राइम मिनिस्टर की रेसिडेंस थी, वहां पहुंच गई मिलिट्री, सारे दरवाजे तोड़ ताड़ के अंदर घुस गए, ठीक। पूरी फैमिली को एक एक कमरे में पहले बंदी बनाया, सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उठा लिए, जितनी चीजें थी सब कुछ उठा ली। अब उसके बाद क्या करा कि एक एक करके लोगों को शूट आउट करना चालू किया, पहले नौकर मारे, फिर इनके क्लोज वंस जो इनके ही उसमें रेसिडेंस में रहते थे उनको मारा, फिर एकदम पॉइंट ब्लैंक पे एक ऐसे मतलब रूम था, उसमें पता है इनको कि इनके 4-5 रिश्तेदार और इनके खुद के सगे वाले बैठे हैं अंदर, आपको मुजीबुर रहमान भी मिल जाएंगे। जैसे ही मुजीबुर रहमान ने दरवाजा खोला, सीधे पॉइंट ब्लैंक पे हेडशॉट दे दिया, ठीक। तो पट्ट से हेडशॉट करके उड़ा दिया इनका सर। फिर बची कौन, बीवी बची, एक शायद बच्चा था, बेटा था कोई, ठीक, और भी, ठीक है। तो ये लोग बचे, सबको लाइन से घुटनों के बल बैठाया और सबको शूट आउट कर दिया, वहीं ऑन द स्पॉट पूरा खानदान खत्म। 2 लोग बच गए, जर्मनी में पढ़ाई कर रहे थे, कौन, शेख रिहाना और शेख हसीना, ये 2 इनकी बेटियां थी, उस टाइम पे जर्मनी में थी इसलिए बच गई। नाम भी लिख सकते हैं आप, शेख, वो वाली रिहाना नहीं है, ठीक है। तो शेख हसीना, इनका पूरा नाम है शेख हसीना वाजिद, वाजिद शायद इनके हस्बैंड है क्या है पता नहीं, बट पूरा नाम इनका ही है, शेख हसीना वाजिद, ठीक। तो ये 2 बेटी थी इनकी। अब रिहाना जो थी पढ़ कम रही थी, शादी उनकी हो चुकी थी वहां जर्मनी, तो जीजा जी के साथ थी बेसिकली रिहाना, और जीजा जी के साथ ये पढ़ने गई थी वहां, जीजा जी के साथ नहीं पढ़ने, मतलब अपना इंग्लिश से पढ़ने गई थी, अपनी दीदी के घर में रहती थी बेसिकली शेख हसीना, ठीक।
शेख हसीना बहुत यंग थी उस टाइम पे। ये इनकी फैमिली फोटो है, आपको दिख रही होगी पीछे, ठीक। तो ये इनकी कुछ फैमिली थी। ये वो है रिहाना, ये शेख हसीना है। दो इनके ये बेटे थे, 4 लोग का परिवार था। 2 बेटियां तो उधर थी, ये भी शायद कोई थी इनके 2 लोग, ठीक। असैसिनेशन की बात करता हूँ, फाउंडिंग लीडर थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश कह सकते हैं हम इनको, प्राइम मिनिस्टर नहीं शायद प्रेसिडेंट ही थे, ठीक। तो 15 अगस्त को 1975 में किलिंग टुक प्लेस। ये जो धानमंडी मैंने बताया, ढाका में इनका रेसिडेंस, ढाका आपको पता है कैपिटल है, ठीक। तो ढाका जो थी वहां पर इनकी रेसिडेंस थी। अब सोल्जर स्टॉर्म इन द हाउस अर्ली मॉर्निंग आवर्स, मुजीबुर रहमान वाज शॉट डेड अलोंग मोस्ट ऑफ दिस फैमिली मेंबर्स। और उसके बाद क्या हुआ कि लेटर डेमोक्रेसी क्या हो गई, रिस्टोर हो गई थी फिर से वो। अब आपको देखो अभी हाल भी हो गई ना, आज की तारीख में तो डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई बांग्लादेश में टेक्निकली, इतना सब ऊपर नीचे करने के बावजूद। बट क्या है कि बहुत सारे ट्रायल्स हुए कॉन्स्पिरेटर्स के ऊपर, जो सरकारें आई उसके बाद, ठीक है। ऑब्वियसली सबसे बड़ी पार्टी का लीडर विथ फैमिली, का परिवार मार दिया गया। अब कौन संभालेगा बांग्लादेश को? जिसने मरवाया, किसने मरवाया? जिया और रहमान। तो तुरंत 3 साल के अंदर बन गई बीएनपी, ठीक है। 3 साल तक क्या चला बांग्लादेश में? मिलिट्री रूल। 75, 76, 77, 78 में क्या हुआ है, बन गई बीएनपी और फिर होते हैं जनरल इलेक्शंस। तो भाई अब स्टैंड तो क्लियर था ही कि अगला बड़ा नेता कौन, जिया और रहमान। कौन सी पार्टी बनाई? बीएनपी बनाई, जीत गई, सिंपल, ठीक। तो ऐसे बीएनपी का अस्तित्व आया था दुनिया में, आपको समझ में आ रहा होगा। जो पार्टी की जहर से बनी है वो कौन सी बहुत अच्छी रूलर बन जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो मैं अगला वाला लाइन बता रहा हूँ आपको कि बीएनपी जब पावर में आई तो ऑब्वियसली इन्हीं के लोगों ने मरवाया था, बीएनपी ने ही फिरौती दी थी मारने के लिए। तो जिन लोगों पे केस हुआ है उन पे ट्रायल में कन्विक्शन हो कैसे जाता, ठीक है। वो बीएनपी ये बोल देगी कि हाँ इसने मरवाया था, हमने देखा था, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो सबूत मिटा दिए गए, डॉक्यूमेंट जला दिए गए, जो जो फाइल्स बनी थी सारी की सारी। तो लोगों को क्या है कि बाद में जाके जब वापस से आवामी लीग की पार्टी आई तब जाके कन्विक्ट किया है, ठीक है, क्लियर। ट्रायल्स कंडक्ट हुए, इसके बीच की 2-3 लाइन उड़ाई है मैंने जो बोल के बताया कि बीच बीच में उनको छोड़ दिया गया था, ठीक है। अब 15 अगस्त हमारे देश में तो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, इनका है वो नेशनल मोर्निंग डे। मोर्निंग आपको पता होगी कि ब्लैक डे बेसिकली, ठीक है। ये हसीना, वो रिहाना, इंदिरा गांधी के साथ, ठीक है, क्लियर, ये थी। अब इंदिरा गांधी जो थी वो बहुत ज्यादा सिंपैथी रखती थी। इन्होंने क्या करा, जब इनको पता लगा कि भाई मैं तो उधर बाचड़ की तैयारी में लगी थी, यहाँ तो रातों रात खेल हो गया, ठीक। इन्होंने सबसे पहले जर्मनी में फोन लगाया, बुलाया कि भाई तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, इंडिया में आके रह लो। इन्होंने इनको राष्ट्रपति भवन में रुकवाया है, इंदिरा गांधी ने, इन दोनों लड़कियों को, रिहाना को और हसीना को, कि तुम्हें हम पनाह दे रहे हैं भाई, तुम जरा इधर आके रहो, तुम सेफ नहीं है, क्या पता तुम्हें जर्मनी में कोई फिरौती लेके उड़ा दे, ठीक है। जब उसका पूरा खानदान निपटाया जा सकता है और 2 लोग जो बचे हैं वो तुम ही हो, क्योंकि ऑब्वियसली आवामी लीग को आगे संभालने के लिए बहुत केपेबल हो भाई। बच्चियां तो नहीं दिख रही तुमको, है ना, अच्छी खासी उम्र वाली है, आवामी लीग चलाने के लिए तो फुल केपेबल थी। और ऐसा भी नहीं था कि जर्मनी पढ़ रही है तो कोई भोंदू होंगी नहीं, ठीक है। तो दिमाग तो दोनों में था बहुत अच्छा। इन्होंने बोला कि भाई जैसे तैसे बांग्लादेश बनवाया, अभी वापस से पाकिस्तान बन जाएगा, इसलिए इनको बचाना ज्यादा जरूरी है। इनको बुला लिया इंडिया कि आप रहो हमारे पास 2-3-4 साल। इनको इंडिया में ही रखा है, ये राष्ट्रपति भवन में ही रुकी है, मतलब पहले थोड़े दिन राष्ट्रपति भवन, फिर इनको दूसरा एक वो बंगला लॉट कर दिया था। अभी भी अगर आपको याद हो, शेख हसीना भाग के कहाँ गई थी? इंडिया ही आई थी बस, बहुत रिसेंट, लास्ट ईयर, ठीक। उनको पता है कि अपनी एक हॉलिडे होम कहाँ है, इंडिया में। फार्म हाउस कहाँ बनाया हुआ है मैंने, इंडिया में। घूम फिर के हर बार कहाँ पहुंच जाती हूँ मैं, इंडिया। बीच बीच में जब इन पे अटैक भी हुए थे बहुत बार, जब ये प्राइम मिनिस्टर हुई थी, घूम फिर के आ जाती थी, कह रहे चलो दिल्ली, ठीक। तो इनका यही रहता है।